देखो एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसने बोला है, क्वेश्चन छोड़ो, पहले 1 मिनट एटीपी के बारे में बात करते हैं। तुम्हारे को पूछूं मैं कि एटीपी क्या होता है, तो तुम्हारे मन में आएगा एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। लेकिन मैं तुमसे कि पूछूं कि एटीपी को हम यूज़ कैसे करते हैं, उसमें एनर्जी कैसे है, तो वही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारी बॉडी एटीपी को खर्च करती है तो वो पहले टूटती है, और टूटती है तो ये रिलीज़ होता है एटीपी प्लस आईपी। और जब भी कुछ टूटता है ना तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, बॉन्ड ब्रेक होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, और जो एनर्जी रिलीज़ होती है हम उसी एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो जब भी एटीपी खर्च होगा तो ये दोनों बनेंगे, और जब भी एटीपी बनेगा तो ये दोनों कंज्यूम होगा। समझ में आ गया? अगर एटीपी बन रहा है तो एक फॉस्फोरस चाहिए, आई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस। लेकिन अगर एटीपी खर्च हो रहा है तो एक फॉस्फोरस रिलीज़ होगा, और एटीपी अगर बन रहा है तो एक फॉस्फोरस कंज्यूम होगा। ये तो बेसिक है, ये फिर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और भी बहुत सारे चैप्टर में काम आएगा। इस बात को समझना बस कि एटीपी जब भी खर्च होता है तो एडीपी प्लस आईपी रिलीज़ होते हैं, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, उसी एनर्जी को हम यूज़ करके अपना काम करते हैं। और जब भी एटीपी बनता है तो एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों मिलते हैं, और ये दोनों जब मिलते हैं तो इनके बीच में बॉन्ड बनता है, और उसी बॉन्ड में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और वो एटीपी बनती है। इस बात को ध्यान रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने ये बोला है कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस देयर इज़ अ नेट गेन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहाँ पे ध्यान देना, इसने बोला है कि नेट और फिर ईच ग्लूकोज। तो आ जाओ समझते हैं इसको। देखो, ग्लाइकोलिसिस कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है। और ग्लाइकोलिसिस के सबसे लास्ट स्टेप यानी 10वें स्टेप पे क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। तो ये 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, और ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन के हैं। तो यहाँ 6 हैं तो यहाँ भी 6 होने चाहिए, तो 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, ये तुमको पता है। इस पूरे प्रोसेस में 4 एटीपी बनते हैं और 2 एटीपी खर्च होते हैं, तो नेट कितना बना? 2। तो पहला स्टेटमेंट सही है। रीज़न, 4 एटीपी आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इन ग्लाइकोलिसिस। ये स्टेटमेंट भी सही है कि 4 एटीपी तो डायरेक्टली बनते हैं। तो सर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। लेकिन क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? अगर तुमको यहाँ डाउट है तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि जब भी असर्शन और रीज़न का सवाल है तो असर्शन पढ़ के बिकॉज लगाया करो कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस देयर इज अ नेट गेन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल ऑफ ईच, बिकॉज 4 एटीपी आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड। असर्शन में ये कह रखा है कि 2 नेट एटीपी बनता है, लेकिन रीज़न में तो सिर्फ मेंशन है कि 4 डायरेक्टली सिंथेसाइज होता है, खर्च के बारे में तो मेंशन ही नहीं है। तो रीज़न सही नहीं है, असर्शन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे असर्शन में मैं लिखूं कि मैं बास्केटबॉल नहीं खेलता, मैं बास्केटबॉल नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले बास्केटबॉल। और रीज़न में लिखूं, क्या लिखूं? रीज़न में ये लिखूं कि मेरा नाम सन्नी है, माई नेम इज़ सन्नी। तो मेरा नाम सन्नी है, रीज़न सही है, और मैं बास्केटबॉल नहीं खेल रहा हूँ आज, ये भी सही है। लेकिन क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं बास्केटबॉल नहीं खेलता क्योंकि मेरा नाम सन्नी है? तो स्टेटमेंट एग्जाम्पल यार, इसको मैं कन्फ्यूज़न करूँगा तो वीडियो लंबी होगी और कन्फ्यूज़न होगा। तो कहने का मतलब बस इतना है ना, बिकॉज लगा के देख लिया करो। असर्शन पढ़ो, आई डू नॉट प्ले बास्केटबॉल बिकॉज माई नेम इज़ सन्नी, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, अगर मैं रीज़न के में लिख दूँ कि आई गॉट माई लेग इंजरी, तो ये चीज़ मैच कर जाएगी। आई डू नॉट प्ले बास्केटबॉल बिकॉज आई गॉट लेग इंजरी, तो ये समझ में आता है। लेकिन आई डू नॉट प्ले बास्केटबॉल बिकॉज माई नेम इज़ सन्नी, तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन रीज़न असर्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। रीज़न हमेशा असर्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए, उसका रीज़न देना चाहिए कि वो स्टेटमेंट सही है। तो ये बात है। अभी अगर नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश करेंगे और भी क्वेश्चन से, ज़्यादा फिर वीडियो लंबी नहीं करनी।